हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें कि हम सेकंड चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का अंतिम पार्ट कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सेकंड चैप्टर का लास्ट पार्ट है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं अभी, बट दोस्तों पहले हम एक बार कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन टाइम पर क्वेश्चंस की बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे बाद में। क्योंकि जैसा कि मुझे अब तक ज्ञात हो रहा है कि आपका कोर्स बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, सॉम का भी और साथ में मैथ का भी। तो मैं पहले एक बार टॉपिक्स सभी आपको कवर करा दूं और लगभग 4-4, 5-5 क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। डेट मीन्स हम बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर लेते हैं हर चैप्टर का और बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे बचे हुए टाइम में, ठीक है, जिससे कि हमारा कोर्स थोड़ा सा आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि सेकेंड चैप्टर काफ़ी दिन से चल रहा है, तो आज मैं इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दूंगा। टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं सभी। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक एक बचा हुआ था, थर्मल स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस। तो आज की इस लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे। क्वेश्चंस भी मैंने 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए थे आपको, जो इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा आपकी बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें। जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो तो मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना रखा है जीटेक पॉली डिस्कस नाम से, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप क्वेश्चन शेयर करके अपने साथी दोस्तों से, जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं, उन सबसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को, तो वहाँ से भी आप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर वहाँ से सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। बट यहाँ पर हम क्लास में पहले टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम रिविजन टाइम पर बाद में कर लेंगे। तो ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा इस चैप्टर का। इसके बाद हम सीधे अपने थर्ड चैप्टर, जो एसएफडी बीएमडी वाला चैप्टर है, उसकी ओर मूव करेंगे। और मैकेनिकल वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कि मोहर सर्किल वाला चैप्टर बचा हुआ है, तो वो सिविल के सिलेबस में नहीं है, ओनली मैकेनिकल में, इसलिए उसको हम बाद में करेंगे अलग से। जो 3-3 चैप्टर डिफरेंट वाले थे उनको मैं अलग से कराऊंगा आपको। तो इसको जल्दी से कवर करते हैं, छोटा सा लेक्चर रहेगा, जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एसएफडी बीएमडी वाले चैप्टर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं थर्मल स्ट्रेस होता क्या है। आप थ्योरी को बाद में पढ़ना दोस्त, पहले मैं आपको डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। उसके बाद आपको थ्योरी इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे दोस्त ये कोई मैंने बॉडी बना दी, ठीक है, एक बॉडी मैंने ये बना रखी है, ध्यान से सुनेंगे। दूसरी बॉडी मैंने दोस्त ये बना दी, दूसरी बॉडी मैंने यहाँ पर ये बना रखी है, और एक तीसरी बॉडी मैंने यहाँ ये बना दी, ये तीसरी बॉडी ये बना दी मैंने यहाँ पर, जो दोनों तरफ से फिक्स कर रखी है। ये 3 अलग अलग तरह की बॉडी आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। इसमें आप यहाँ देखेंगे इसका एक भी सिरा आपने फिक्स नहीं कर रखा। ये कोई भी बॉडी है, किसी भी मेटल की बनी है, किसी भी धातु की बनी हुई रॉड है कोई, आपने क्या किया, इसमें यहाँ पर नीचे से सपोज आपने यहाँ से क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड की। हीट का मतलब सपोज आपने यहाँ से मोमबत्ती जला दी इसके नीचे, ऐसे करके कुछ भी, आप कोई लैंप जला सकते हैं, कुछ भी जला सकते हैं। डेट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, इसमें टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं इसका, ठीक है, डेल्टा टी, यहाँ कह सकते हैं हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या किया आपने, ताप इसको प्रोवाइड किया, क्योंकि हम टेम्परेचर स्ट्रेस की स्टडी करने वाले हैं। ध्यान देंगे डायग्राम की तरफ, बाद में इसको रीड करना। आपने क्या किया, इस बॉडी पर ताप बढ़ाया। अब जब आप इस पर ताप बढ़ाएंगे दोस्त, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो होगा क्या, ये फैलना शुरू कर देगा। कुछ इधर को फैलेगा ऐसे, और कुछ इस साइड को फैल जाएगा, दोनों तरफ फैल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। यानी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, फैल गया ये। तो अब आपको बताना ये है, क्या इसमें कोई स्ट्रेस उत्पन्न होगा। स्ट्रेस मतलब होता है दोस्त, बाहर से जो भी कोई फोर्स लग रहा है उसका विरोध करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये फोर्स के रूप में टेम्परेचर लग रहा है यहाँ पर, तो क्या इस टेम्परेचर का विरोध हो रहा है, कोई विरोध नहीं हो रहा। बॉडी इजीली आपकी एक्सपेंड कर जा रही है, प्रसार कर जा रही है। डेट मीन्स यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो 0 होगा। यहाँ पर स्ट्रेस इसमें कितना होगा दोस्त, स्ट्रेस 0 होगा। समझ पा रहे हैं, इस बॉडी में कोई स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि इसके सिरे फिक्स नहीं है। अब मैं बात करूं इस वाली बॉडी का, अगर मैंने यहाँ पर इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया नीचे से, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बॉडी एक तरफ को फैल जाएगी, इस साइड को इसमें प्रसार हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या इसमें कोई स्ट्रेस उत्पन्न होगा दोस्त, इसमें भी कोई स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पर भी स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इसका एक सिरा फिक्स है, लेकिन यहाँ से तो इजीली ये प्रसार कर सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। इसके एक्सपेंशन का विरोध नहीं हो रहा, इसको रजिस्टर नहीं किया जा रहा, तो यहाँ भी स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। एंड अगर हम तीसरे डायग्राम को, लास्ट डायग्राम को देखें, इस वाले को, आपने यहाँ से कोई इसको हीट प्रोवाइड की, नीचे से आपने यहाँ से क्या किया दोस्त, यहाँ पर इसको कोई भी हीट प्रोवाइड करी, यहाँ से इसका टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर बढ़ाया। अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बॉडी दोस्त बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगी। क्या करेगी, ये बाहर को प्रसार होना चाहेगा इसमें, यानी कि एक्सपेंड होनी चाहेगी बॉडी। बट ये दोनों सिरे पर फिक्स कर रखी है,
तो जब ये बाहर जाना चाहेगा तो इसको बाहर जाने से फिक्स एंड इसको रोकेगा और अंदर की ओर एक फोर्स उत्पन्न कर देगा। ऐसी इस साइड में जब बॉडी बाहर को जाने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर भी अंदर की ओर एक फोर्स उत्पन्न होगा। तो इस टेम्परेचर को जब आपने टेम्परेचर डिफरेंट मतलब टेम्परेचर बदला, इसका तापमान में परिवर्तन किया, तो इस बॉडी के जो फिक्स एंड है, ये दोनों फिक्स एंड इसको बाहर को प्रसार करने से रोकेंगे और अंदर की ओर एक बल उत्पन्न करेंगे। ये जो बल उत्पन्न हो रहा है अंदर की ओर दोस्त, यही क्या है, यही आपका थर्मल स्ट्रेस है या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस है। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, थर्मल स्ट्रेस के लिए सबसे पहली कंडीशन ये आपका मान लिया टेम्परेचर स्ट्रेस मैंने, ठीक है, टेम्परेचर स्ट्रेस लिख दिया शॉर्ट में। टेम्परेचर स्ट्रेस यहाँ पर जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा जीरो, क्योंकि आप इसमें डेफिनेशन आप क्या बोल देंगे कि कोई भी रॉड जिसके दोनों सिरे फिक्स हों। कंडीशन क्या है, दोनों सिरे फिक्स होने चाहिए, ठीक है, दोनों सिरे फिक्स होंगे तभी थर्मल स्ट्रेस काम करेगा। कोई भी रॉड जिसके दोनों सिरे फिक्स हों, अगर हम उसमें उसके तापमान में परिवर्तन करें, टेम्परेचर उसका चेंज करें, तो इस टेम्परेचर चेंज करने के कारण, इसके तापमान में परिवर्तन के कारण इसमें जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको हम टेम्परेचर स्ट्रेस या फिर थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। समझ पा रहे हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। यदि किसी छड़ के दोनों सिरे फिक्स्ड यानी आबद्ध हों तो तापमान में परिवर्तन के कारण छड़ में उत्पन्न होने वाले प्रतिबल को हम क्या कहते हैं दोस्त, तापीय या ऊष्मीय प्रतिबल कहते हैं। समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि बॉडी के दोनों सिरे फिक्स होने चाहिए। अगर दोनों सिरे में से एक भी सिरा फिक्स नहीं होगा तो स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, उस केस में कोई थर्मल स्ट्रेस काम नहीं करेगा, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में लिखा है, व्हेन ए रॉड इज ग्रिप्टेड। रॉड कैसी है, ग्रिप्ट है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर, बोथ एंड्स पर, दोनों एंड पर ग्रिप्ट है। ग्रिप्ट मतलब जकड़ी हुई है एक तरह से दोनों सिरे से। तो स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बार ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंट। टेम्परेचर डिफरेंट के कारण बार में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, जिसमें कि आपको ये तीसरा वाला डायग्राम आप सभी को बनाना है। समझ आ रहा है सभी को। तो थर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन सभी दोस्त समझ गए इजीली, ठीक है। यानी किसी भी बॉडी के दोनों सिरों को फिक्स कर देंगे, फिर टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो उस टेम्परेचर चेंज करने के कारण बॉडी फैलना चाहेगी। अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो सिकुड़ना चाहेगी, लेकिन जो उसके दोनों फिक्स सिरे हैं वो उसको ना तो फैलने देंगे ना सिकुड़ने देंगे, उसके विरोध में फोर्स उत्पन्न कर देंगे, जो कि आपका थर्मल स्ट्रेस होगा। क्लियर हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रफ करते हैं और आगे मूव करते हैं इसी के अगले टॉपिक की ओर। अब देखिए दोस्तों, इसका अगला टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, या दूसरा नाम होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। हिंदी में हम इसको ऊष्मीय प्रसार गुणांक या फिर रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं हम। हमने यहाँ पर कोई एक रॉड ले ली, ठीक है, रॉड, और इस रॉड की लेंथ को हमने क्या कर दिया दोस्त, इस रॉड की लेंथ मान ली हमने एल है, ये एल लेंथ मान ली रॉड की, ठीक है। मान लिया आपने इसको एक तरफ से फिक्स कर रखा था, सपोज एक तरफ से आपने फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ फ्री है, या आप दूसरी तरफ भी फिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए मैंने इसको फ्री कर दिया है दूसरी तरफ से। अब आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर चेंज किया, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। सपोज जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फैलना शुरू कर देगा, है ना, इस साइड से फैल जाएगा। हालांकि स्ट्रेस अभी इसमें उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन इसकी लंबाई में चेंज आ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि अभी ये दोनों तरफ से फिक्स नहीं है। मान लिया इसकी जो लेंथ बढ़ी यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी बढ़ गई दोस्त, वो डेल्टा एल बढ़ गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ बढ़ी है ये कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल। इतना समझ पा रहे हैं, किसके कारण बढ़ी है, टेम्परेचर चेंज करने के कारण। अब ध्यान रखना दोस्त, कोई भी बॉडी हो उसमें एक्सपेंशन कितना ज़्यादा होता है कितना कम होता है, वो डिपेंड करता है इसकी अल्फ़ा की वैल्यू पर। जिस किसी भी मटेरियल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, उसमें ज़्यादा प्रसार होगा। जिसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी उसमें कम प्रसार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया अल्फ़ा की कुछ भी वैल्यू थी, हमें उसी को डिफाइन करना है, ठीक है। तो अल्फ़ा होता क्या है, अल्फ़ा का एक फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। जो आपने स्ट्रेन पढ़ा था ना, ये स्ट्रेन जो होता है आपका डेल्टा एल अपॉन एल, इसको लेंगे आप और अपॉन में लिख देंगे डेल्टा टी। अपॉन में क्या लिख देंगे, डेल्टा टी, जो आपने टेम्परेचर चेंज किया है ये वाला, ये फॉर्मूला होता है आपका अल्फ़ा का।
इस एल को अगर आप नीचे ले आएंगे तो यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला क्या निकल आएगा, डेल्टा एल अपॉन में एल नीचे आ गया, एल इंटू डेल्टा टी। अब आपको इसको देख करके डेफिनेशन बोलनी है इसकी। जब भी हम कोई भी डेफिनेशन बताते हैं तो जो डिनोमिनेटर में होता है यानी हर में जो होता है इसको 1 1 कर देते हैं। अगर आपने इसको भी 1 मान लिया, ये क्या लेंथ है, हमने लेंथ को 1 मान लिया यानी हमारी इकाई लंबाई है, और हमने टेम्परेचर को भी 1 मान लिया यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। तो अल्फा फिर किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एल के। अगर मैंने ये भी 1 कर दिया ये भी 1, तो 1 1 हट गया ये वाला, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, डेल्टा एल। और डेल्टा एल क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर हम एकांक लंबाई को क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, एकांक लंबाई की क्षण पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में परिवर्तन के कारण या तापांतर के कारण लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। सभी को समझ आ रहा है, मतलब आपने क्या किया, यूनिट लेंथ ले ली किसी भी रॉड की, यानी यूनिट लेंथ की रॉड पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उसमें जो इलोंगेशन होता है उसी को क्या कहते हैं हम, लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एकांक लंबाई की क्षण पर। इस लंबाई को कितना कर दिया, 1 कर दिया, तो हमने बोल दिया क्या, एकांक लंबाई की क्षण पर 1 डिग्री सेल्सियस तापांतर के कारण, इस टेम्परेचर को भी 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो एकांक लंबाई की क्षण पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के कारण लंबाई में होने वाले परिवर्तन को हम रेखीय प्रसार गुणांक या फिर ऊष्मीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में डेफिनेशन क्या लिखी है, इलोंगेशन ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, यानी यूनिट लेंथ को हमने 1 कर दिया, यूनिट लेंथ की किसी भी रॉड में जो इलोंगेशन हो रहा है किसके कारण, ड्यू टू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो इलोंगेशन आया है इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। ये सभी को समझ आ रहा है। तो अभी आपका एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया है, ठीक है, ये अल्फा आपको सभी को समझ आ गया। अल्फा यहाँ क्या होता है दोस्त, ये लीनियर एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या फिर थर्मल एक्सपेंशन। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको और फॉर्मूले यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो आप। चलिए जल्दी से कवर करते हैं इसको, 2 फॉर्मूले और निकल के आएंगे, बस उन्हीं 2-3 फॉर्मूलों का यूज करके आप अपने बुक के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको इस चैप्टर के, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग गया ऑलरेडी। SFD BMD की और तब भी मूव कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, इसमें जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बाकी आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर भी लिए होंगे अब तक, और नहीं भी हुआ तो रिवीजन टाइम पर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला आया। अभी अल्फा के फॉर्मूले से मैं डेल्टा एल निकालना चाहूँ तो यहाँ से इलोंगेशन का फॉर्मूला निकाल देंगे आप। इलोंगेशन जो डेल्टा एल है ये कितना आ जाएगा, डेल्टा एल इलोंगेशन। आपने क्या किया, एल और डेल्टा टी को इधर ले गए तो हो जाएगा अल्फा इंटू एल इंटू में डेल्टा टी। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया आपका डेल्टा एल का फॉर्मूला। ये बताइए ये सभी को समझ आ रहा है। तो यहाँ से आप डेल्टा एल का फॉर्मूला याद कर लेंगे और अल्फा का फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अल्फा से ही डेल्टा एल निकला है, क्लियर ना। अब यहाँ से आगे सुनिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं थर्मल स्ट्रेन के बारे में। थर्मल स्ट्रेन, ठीक है, थर्मल स्ट्रेन देखिए। अब थर्मल स्ट्रेन को हिंदी में कहेंगे हम ऊष्मीय विकृति या तापीय विकृति भी कह सकते हैं आप, ऊष्मीय विकृति, ठीक है। विकृति आप सबने पढ़ा है, ई बराबर क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है, ये आप सबने पढ़ा है स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से मैं कौन सा निकाल रहा हूँ, थर्मल निकाल रहा हूँ, तो मैं इसको ई टी बोल सकता हूँ। ई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इलोंगेशन आया था थर्मल वाला डेल्टा एल, इसकी वैल्यू पुट कर दो, अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी अपॉन में, यहाँ एल है एल, तो ये एल से एल आपका कैंसिल हो गया, ये वाला एल और ये वाला एल कट गए दोनों, तो क्या बच गया आपका थर्मल स्ट्रेन जो होता है ई टी बराबर अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये बच गया यहाँ पर किसका फॉर्मूला, ई टी का फॉर्मूला। ये बताइए सभी को समझ आया इतना। अब इसी में मैं आपसे कहूँ थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, किसका, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, जिसे मैं सिग्मा टी बोल दे रहा हूँ अभी के लिए, या टी एच भी कह सकते हैं आप, सिग्मा टी एच या सिग्मा टी, ये आपको यहाँ बताना है। अब हमने हुक्स लॉ में क्या पढ़ा था, हम जानते हैं कि जो सिग्मा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के, तो यहाँ पर सिग्मा बराबर हो जाएगा कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई के। हमें निकालना है सिग्मा टी की वैल्यू,
तो ये कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई टी हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कैपिटल ई, और ई टी का फॉर्मूला ऊपर आपके सामने है, ये एल्फा इंटू डेल्टा टी। ये बताइए समझ आ रहा है। तो यहाँ से आपका ई टी का फॉर्मूला भी, इसका सिग्मा टी का फॉर्मूला निकल के क्या आ गया, ई अल्फा डेल्टा टी। तो ओवरऑल 1 2 3 4 ये 4 फार्मूले आप लोगों को याद करने हैं, जिनमें से सिर्फ एक ये याद कर लेंगे तो सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। अल्फा का फार्मूला बोलिए मेरे साथ साथ, क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा एल भी निकल गया, इन दोनों को इधर ले गए तो अल्फा एल डेल्टा टी हो गया। स्ट्रेन ई बराबर डेल्टा एल अपॉन एल होता है, डेल्टा एल की ये वैल्यू यहाँ पुट की, एल से एल कट गया, अल्फा डेल्टा टी आ गया। सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई होता है। अगर सिग्मा टी निकालना है तो यहाँ पर ई टी कर देंगे, और ई टी की वैल्यू आपने ये निकाली थी, इसको पुट कर दिया, इसमें केवल ई से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कैपिटल ई अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ से हो गया आपका थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे। अब इन पर जो भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन होंगे और आप कर लेंगे इजीली, कोशिश कीजिएगा, है ना। मैं आपको लास्ट टाइम पर रिवीजन में करा दूंगा सभी क्वेश्चंस, आप कर लेंगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको, छोटा पार्ट है, इतना ही रखते हैं। और मैं बहुत जल्द आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप इसको तब तक देखिए। मैं अभी शूट कर लेता हूँ अगले लेक्चर को, और 3rd चैप्टर जो आपका, उसको मैं कम पार्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा, बड़े बड़े लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं आपको एसएफडी बीएमडी के बारे में पढ़ाऊँगा, तो उससे पहले उसका जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बीम क्या है, बीम के टाइप, सपोर्ट के टाइप, लोड के टाइप, वो सब एक सिंगल लेक्चर में करा दूंगा। ठीक, फिर मैं आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट और डेरिवेशंस वगैरह, वो फिर आगे अलग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो बड़े बड़े लेक्चर रहेंगे, आपको इफेक्टिव लगेगा थोड़ा, और रेगुलरिटी रखेंगे थोड़ा सा, है ना। वो मैथ के चक्कर में भी रेगुलरिटी नहीं बन पा रही थी, मैथ की क्लास भी देनी पड़ रही थी, बट अभी मैथ भले ही डिले हो जाएगा 1-2 लेक्चर, लेकिन इसकी रेगुलरिटी रखेंगे, इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। मैं कमेंट्स देख रहा था बच्चों के, तो बच्चे बोल रहे थे सर मैथ को भले ही डिले कर दीजिए, लेकिन इसको कंटिन्यू रखिए। तो मैं इसको अब कंटिन्यू रखूँगा लगातार। ठीक है, और मुश्किल से 8-9 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, एक बार इन्हें कवर कर लें, फिर मैथ भी प्रोवाइड करते रहेंगे आपको, और इसके रिवीजन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे आगे के लिए। ठीक है, जैसे भी आपका एग्जाम होगा उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत सारे कर लेंगे, बट उससे पहले सभी टॉपिक्स को एक बार सीख लेते हैं अच्छे से, ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े कि हमारा कोर्स आगे चल रहा है। बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है कोर्स, तो इतना स्लो कोर्स होने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस हम बाद में भी कर लेंगे, पहले टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में। तब तक अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ मैं नई। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।